नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत कुछ वैकेंसीज को जारी किया गया है। कुछ विज्ञापन जो है जारी किया गया है। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पूरी तरह से हर पहलू को जानेंगे कि ये कितना विज्ञापन संख्या है, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है, किस विभाग के अंतर्गत है, कौन सा पोस्ट किस विभाग में कितना है, उसका लेवल क्या है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। साथ में उसकी आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से बारीकी से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है हर चीज़ों को जानने के लिए। यहाँ पर हर चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार जो बीपीएससी के द्वारा 2024 में 2024 का जो वैकेंसीज है वो विज्ञापन संख्या 18, 24, 19, 24, 20, 24 और 21, 24 ये कुल मिलाकर 4 एडवर्टीजमेंट है, उसका नोटिफिकेशन डाला गया है। चारों अलग अलग पोस्ट का है, उसके बारे में जिक्र करूंगा। कौन कौन सा पोस्ट है? सबसे पहला जो है अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक। ये जो तीन जो नाम बता रहा हूँ उसके कुल 155 पोस्ट है। उसके बाद सहायक निदेशक पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक 11 है और सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण में 19 पोस्ट है और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए 866 पोस्ट है। सबसे अधिक इसी का पोस्ट है। इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी? तो 15 जनवरी से शुरू होगी और अंतिम तिथि है 28 जनवरी तक इसकी अंतिम तिथि है। कहाँ पर से भरा जाएगा? तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है www.bpsc.bih.nic.in। यहाँ से आवेदन को है भरना है। तो आवेदन को भरने से पहले इसका जो एडवर्टीजमेंट है, इसका जो विज्ञापन है, उसको हम लोग को पूरी तरह से बारीकी से पढ़ना है। चलिए विज्ञापन की ओर आते हैं। तो विज्ञापन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बिहार लोक सेवा आयोग का। सबसे पहले जो पोस्ट है, जितना भी कोटि है, जितना पद नाम है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला विज्ञापन संख्या 1824 के अंतर्गत मेंशन्ड है बिहार कृषि सेवा का कैटेगरी 1 कोटि 1 का, जिसके अंतर्गत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक, ये पोस्ट है। 3 प्रकार के पोस्ट हैं जो कि लेवल 9 के अंतर्गत आएगा और कुल इसमें 155 पद वैकेंसीज है। ठीक है, जिसमें से जो रिजर्व अनरिजर्व है जनरल वालों के लिए 21 जो है पुरुष के लिए और 7 महिलाओं के लिए। ठीक है, बाकी आपने कोटि बार देख लेंगे। उसके बाद 19 विज्ञापन 19 में विज्ञापन संख्या 1924 जो कि अगेन बिहार कृषि सेवा का ही है, लेकिन कैटेगरी 2 कोटि 2 के अंतर्गत कृषि अभियंत्रण में सहायक निदेशक का पोस्ट है जो कि लेवल 9 के अंतर्गत आया था। इसमें कुल 19 पोस्ट है और जनरल पुरुष के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है यहाँ पर। उसके बाद विज्ञापन संख्या 2024 में बात करें जो कि अगेन बिहार कृषि सेवा का ही है, लेकिन कोटि 5 में आएगा, जो कि पौधा संरक्षण का सहायक निदेशक का पद है। लेवल 9 का यह पद है, जिसमें कुल 11 पोस्ट वैकेंसीज है और इसमें जनरल का एक भी नहीं है। अब बात करते हैं 2124 विज्ञापन संख्या 2124 जो कि बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा का कैटेगरी 1 है, जिसका पोस्ट का नाम है प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो कि लेवल 7 का पोस्ट है। इसमें 866 पोस्ट है। ज़्यादातर जो ओपन सभी के लिए है, ओपन सभी के लिए ये जो 21 वाला जिसमें 866 है वो ओपन है। बाकी ज़्यादातर फायदा जो होगा वो जो संविदा पे काम कर रहे हैं इस पोस्ट में, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ शैक्षणिक योग्यता क्या है। हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वही 1 नंबर यानी कि 18 और 24 वाला जो विज्ञापन संख्या है, जिसके अंतर्गत अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक आते हैं। इसके लिए इस पोस्ट को भरने के लिए सबसे पहला बात आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप बीएससी किए हो किसमें? एग्रीकल्चर में, किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए।
ठीक है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, किसी का भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ साथ जो है कृषि विज्ञान में वही बात है, कृषि विज्ञान में मान्यता प्राप्त इसके अंतर्गत भर सकते हैं। उसके बाद है सहायक निदेशक का पद, इसके लिए भी आपको क्या है कृषि अभियंत्रण में किसी भी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्था या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय में कृषि संकाय से कृषि अभियंत्रण में आप क्या है स्नातक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद पौधा संरक्षण के ही सहायक निदेशक पद के लिए आपको अगेन मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि संकाय में इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन में स्नातक होना चाहिए, इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन में स्नातक होना चाहिए। अब जो मैं बात कर रहा हूँ ये 4 वाला, ये 19-24 विज्ञापन संख्या था, ये 20-24 विज्ञापन संख्या था और 21-24 विज्ञापन संख्या, सभी का एक कंबाइंड एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, लेकिन फॉर्म भी भराएगा, कंबाइंड ही भराएगा और एग्जाम भी कंबाइंड ही लिया जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत 866 वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए। इसका नाम है प्रखंड कृषि पदाधिकारी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर किसी भी संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक किए हैं बीएससी एग्रीकल्चर तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें अधिक पोस्ट भी है और इसमें ज़्यादा झमेला भी नहीं है, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो न्यूनतम जो 21 साल उम्र सीमा होना चाहिए। उसका रेफरेंस डेट क्या है तो 1/8/2023 तक आप क्या होना चाहिए 21 साल हो चुके होना चाहिए। 1/8/2023 तक आप 21 साल हो चुके होना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं और अनरिजर्व अनारक्षित में तो अधिकतम 37 वर्ष तक भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों और अनारक्षित महिला जो है 40 वर्ष तक भर सकती है। उसी प्रकार से SC/ST के जो पुरुष और महिला दोनों अधिकतम 42 वर्ष तक भर सकते हैं। उसके अलावा क्या है ना 18, 19 और 20 के अंतर्गत जो पोस्ट निकाला गया है उसमें जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये भर्ती है और संविदा पे काम करना जो है उनको छूट मिलेगा, उनको छूट दिया जाएगा उनके काम के अनुसार के उनके छूट मिले जाएगा। संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनको अधिकतम उम्र की सीमा में छूट मिलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति है 37 वर्ष क्रॉस कर चुका है और 37 वर्ष क्रॉस कर चुका है और संविदा पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको छूट मिलेगा, कुछ अधिकतम जो है छूट मिलेगा। उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। चीज़ें ये है कि उनको छूट जो है 5 बार जो 5 वर्ष का छूट मिलेगा और वो 5 अटेम्प्ट उसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, इसको थोड़ा और बारीकी से क्लियर कर देता हूँ। बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अनरिजर्व्ड है और 37 वर्ष उनका हो चुका है तो विज्ञापन संख्या के अनुसार वो अब एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर संविदा पे काम कर रहे हैं और उनका 37 वर्ष हो चुका है और वो कभी भी अपना जो उम्र सीमा का जो फायदा मिलता है छूट मिलता है वो इस्तेमाल नहीं किए तो वो 5 वर्ष तक का एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं और 5 बार ले सकते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का छूट मिलेगा उनको एक्स्ट्रा और 5 अटेम्प्ट ले सकते हैं, 5 बार वो छूट ले सकते हैं। अगर 5 बार उनका छूट हो चुका है किसी दूसरे जॉब के लिए तब वो आगे नहीं ले सकते। यही सब यहाँ छूट के बारे में यहाँ पर मेंशन है। अब आते हैं परीक्षा के बारे में। परीक्षा कैसा होगा तो उनका जो चयन प्रक्रिया होगा उसमें क्या होगा, सबसे पहला तो रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम एक ही होगा, दो नहीं, एक ही रिटर्न होगा। रिटर्न में जो पास कर जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा, मौखिक होगा। ठीक है, मौखिक परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर आपका DV वगैरह होगा। ठीक है, तो रिटर्न जो एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में मेनली 3 पेपर होने हैं। रिटर्न एग्जाम में कितने पेपर होने हैं, 3 पेपर। रिटर्न में 3 पेपर होंगे। ठीक है, 3 पेपर, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। तो पेपर 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 में क्या होगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे में बनाना है, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और दूसरा पेपर क्या होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो GK का होगा जिसमें भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटा में और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो पहला पेपर जो है और सेकंड पेपर है, जितना भी पोस्ट है, अभी जितना भी मैं पोस्ट बताया, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी चाहे 18 विज्ञापन है मेंशन हो, 19 में, 20 में, 21 में, सभी के लिए ये पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए अनिवार्य रूप से
उनको देना ही पड़ेगा। और पेपर 1 क्या होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। पेपर 2 और बाकी जो पेपर जो उनका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर होगा वो दोनों मिला के मेरिट बनेगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो होगा, यानी कि जो पेपर 3 होगा, उसमें 2 सेक्शन रहेगा, 2 डिवीजन, उसमें 2 पेपर रहेगा, ठीक है। पहला पेपर क्या होगा और दूसरा पेपर क्या होगा, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कैटेगरी 1 है, बिहार कृषि सेवा का जो कैटेगरी 1 है, जिसके अंतर्गत अगर पोस्ट की बात करें तो जिसके अंतर्गत पोस्ट क्या क्या आता है, इसके अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक, ये सब आता है। उसका उस पोस्ट के लिए आपको 2 पत्र देना पड़ेगा। अगेन वो उसमें क्या होगा, एग्रोनॉमी का पेपर होगा, वो एग्रोनॉमी का 2 पेपर होगा, उसमें 200 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 2 घंटे में आपको बनाना है, लेकिन मार्क्स 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर जो 3 होगा ना, वो 400 मार्क्स का हो गया, यहाँ 400 मार्क्स का, यही मेरिट में काउंट होगा। अभी जो मैं बताया एग्रोनॉमी, वो जो 18 वाले हैं, एडवर्टीजमेंट 18 यानी कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक, उसके लिए सिर्फ है। उसके बाद बात करता हूँ बिहार कृषि सेवा कैटेगरी 2, जो कि कृषि अभियंत्रण आता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। तो जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करा है और वो पोस्ट डालेंगे कौन सा, 19-24 में जो मेंशन्ड है। 19-24 में क्या मेंशन्ड है, 19-24 में सहायक निदेशक और पौधा संरक्षण का पोस्ट मेंशन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर देना पड़ेगा। उसमें 2 पेपर होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, 200 मार्क्स का, 2 घंटे यानी कि 4 घंटे में आपको ये पेपर बनाना है, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद जो 20 जो मेंशन्ड है, 20 में मेंशन्ड है, 20 में मेंशन्ड जो पोस्ट है, जो कि बिहार कृषि सेवा कैटेगरी 5 में आता है, और जिसका पेपर थर्ड पेपर क्या होगा, प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पौधा संरक्षण का पेपर होगा। इसमें कौन से पोस्ट के लिए, सहायक निदेशक के लिए ये पोस्ट है, पौधा संरक्षण वालों के लिए ये पोस्ट है, ठीक है। इसमें अगेन 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में आपको बनाना है और 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट वाला जो है, जो कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट है, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट है। उसमें थर्ड पेपर जो होगा वो कृषि विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, 200 मार्क्स का, 2 घंटा करके होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पेपर है, और जितने भी क्वेश्चन जो हिंदी में है, जो कि 100 अंक के होंगे, उसमें से न्यूनतम 30 अंक लाना है, उसके बाद ही आपका सेकेंड पेपर चेक होगा, और सेकेंड और थर्ड पेपर मिला के ही आपका मेरिट बनेगा। लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी जो सामान्य श्रेणी वाले उनको न्यूनतम 40% लाना है। अगर आप 40% से कम लाएं तो आपका आगे जो मेरिट में काउंट होने का चांस कम है। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए 34% है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला और दिव्यांगन के लिए 32% है, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा में जो हिंदी पत्र है उसको में सिर्फ क्वालिफाई करना है, और पेपर 2 यानी सामान्य ज्ञान वाला और जो विषय संबंधित विषय जो बताया गया उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, वो भी एक मेरिट लिस्ट कट ऑफ होगा। उसमें जो पास कर जाएंगे उनको 2.5 गुना, उसमें जो जितना पोस्ट है उससे 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 50 अंक का इंटरव्यू होगा, 50 अंक का, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो व्यक्ति पास कर चुके हैं उनको इंटरव्यू में आना अनिवार्य है, जो इंटरव्यू में नहीं आएंगे मतलब वो डिस्क्वालीफाई वहीं पर होंगे। उसके बाद जो 18, 19 और जो 20 है उनके लिए जो मेधा सूची बनेगा, उसमें क्या होगा कि 75 अंक जो आप एग्जाम दिए उसके लिए, और 25 अंक जो आप संविदा पे काम कर रहे हैं, जितना वर्ष काम किए उसी के आधार पे आपका जो मेरिट में बनेगा। 75 अंक बनाया जाएगा, आप जो एग्जाम जो दिए रिटर्न एग्जाम, उसको उसका 75 अंक बनाया जाएगा, 75% बनाया जाएगा, और 25% आपको मार्क्स मिलेगा जितना वर्ष आप काम किए। हर एक वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 2 वर्ष संविदा पे काम किए तो आपको 10 अंक मिलेगा, अगर 1 वर्ष काम किए तो 5 अंक मिलेगा, 3 वर्ष तो 15 अंक मिलेगा, ठीक है। और इस पे संविदा पे काम करने के लिए जो अंतिम तिथि जो है आवेदन के लिए 28/1/24 ये अंतिम तिथि है, वही गणना होगा। प्रमाण पत्र जो संविदा के लिए प्रमाण पत्र जो होगा ना,
और वो उसी के लिए गणना के लिए अंतिम तिथि को ही जो अनुभव सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो यही इसका रेफरेंस डेट होगा। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बताया गया है कैसे निकाला जाएगा जो भी 18, 19, 20 एडवर्टीजमेंट में जो भी आपका मेंशन्ड पोस्ट है। तो कुल 300 मान लीजिए 550 मार्क्स का कुल हुआ, मौखिक और साक्षात्कार में 550 अंक का टोटल हुआ, उसमें से किसी ने 300 अंक प्राप्त किया तो इसका 75% बनाएंगे तो कितना आएगा उसका 40.90 उसका मार्क्स बनेगा। और वो संविदा पे काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं, तो 2 साल से काम कर रहे हैं तो 1 साल का 5 और 2 साल का 10 यानी कि कुल 10 जुड़ेगा उसमें और 50.90 यानी कि उनका कुल प्राप्तांक इतना बनेगा। इसी के आधार पे जो है उनका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो उम्मीद है ये मेधा सूची कैसे तैयार होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विज्ञापन संख्या 21 जो है 21 विज्ञापन संख्या जिसको बोलते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो कि 866 पोस्ट है, उसके लिए क्या है उसमें संविदा वाला जो लफड़ा है जो परेशानी है वो नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का जो अंक है उसको जोड़कर डायरेक्ट इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। अगर किसी का अंक बराबर हो गया, प्राप्तांक बराबर हो गया, चाहे ऊपर वाले पोस्ट में चाहे नीचे वाले पोस्ट में, यानी कि 18, 19, 20, 21 किसी भी अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी का मेरिट लिस्ट तैयार करने समय अंक बराबर हो गया, तब क्या होगा उनके जन्म तिथि को वरीयता दी जाए। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र के हैं, बड़े हैं, उनको वरीयता दिया जाएगा। अगर वो भी मैच कर जाता है तो फिर उनका जो नाम है उनके वर्णमाला को देखा जाएगा। और लिखित परीक्षा का जो पेपर है उसको पूर्ण मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण का लाभ अगर कोई लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा और जो प्रमाण पत्र है जिस स्तर का यहाँ मांगा गया है उस स्तर का प्रमाण पत्र दिखाएंगे तभी होगा। और आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो स्थानीय निवासी हैं, उन्हीं लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति का और जितने उम्मीदवार हैं उनको प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना है। कोई भी कैटेगरी के होंगे, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग, जो भी अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनका अपना प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर पिछड़ा वर्ग है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सब अगर दिव्यांग है तो उनका जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर कोड दिया गया है, फॉर्म भरने के दौरान आपको इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप अनुसूचित जाति SC से बिलोंग करते हैं तो आपका कोड है आपका जो कोड है जो है आरक्षण कोटि के कोड वो 2 है 02, ST के लिए 03 है, EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास उसके लिए 04 है और बैकवर्ड क्लास BC के लिए 05 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 06 है। आप ये कोड का इस्तेमाल करेंगे फॉर्म भरने के दौरान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो दिव्यांगजन है उनके लिए आरक्षण की बात की गई है, उनके लिए बात यहाँ की गई है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर बात करेंगे जो ऑनलाइन जो आवेदन होगी, ऑनलाइन आवेदन को भी ध्यान से भरना है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जितने भी सर्टिफिकेट है सभी को बढ़िया से स्कैन करके PDF फॉर्मेट में आप लोग को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, सभी को तैयार रखना है। और एक बात और, ऑनलाइन आवेदन के बाद जब साक्षात्कार के समय कुछ सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है जो मांगा जाएगा। सबसे पहला तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र जो है वो रखना है, स्नातक का प्रमाण पत्र जिसके अनुरूप आप भर रहे हैं उसको, स्नातक का जो अंक पत्र है वो भी, और अगर बिहार सरकार में संविदा पे काम कर रहे हैं तो उस पद का जो सर्टिफिकेट है, संबंधित जो सर्टिफिकेट है, अनुभव जो है वो सब आपको तैयार रखना है। और अगर पिछड़ा वर्ग के हैं सर्टिफिकेट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है तो 1 साल पूर्व का भी आपको तैयार रखना है। SC ST हैं तो भी अपना जाति प्रमाण पत्र और जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो सब तैयार रखना है। और भी जो आप EWS हैं तब भी आपको, दिव्यांगजन है तब भी, मतलब हर प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लो भूतपूर्व सैनिक है, उम्र सीमा में छूट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र, साथ साथ पहचान पत्र यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सब। अगर आप बिहार सरकार या केंद्र सरकार में कहीं काम कर रहे हैं तो NOC भी आपको सर्टिफिकेट का आवश्यकता पड़ेगा।
साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, और साथ साथ फोटो 4 फोटो का जरूरत पड़ेगा। एक बात यहाँ बात और मेंशन करी गई है कि अगर आपका प्रमाण पत्र में जो प्रमाण पत्र को छोड़िए यहाँ पर हाँ, यहाँ पर बात बात करता हूँ, शुल्क के बारे में बात कर लेता हूँ पहले। शुल्क में क्या है कि अगर अब आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो आपको 750 रुपये लगेंगे, SC ST है 200 रुपये लगेंगे, और अगर आप सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनको 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांगजनों के लिए जो कि 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनके लिए 200 रुपये लगेंगे, और बाकी जो अदर स्टेट के अन्य उम्मीदवार हैं उनको 750 रुपये लगेगा। यहाँ पर एक 200 रुपये का एक बायोमेट्रिक फी की बात करेंगे। ये क्या है, इसको जानना जरूरी है। अगर आप अपने फॉर्म भरने के दौरान आधार नंबर देते हैं, आधार संख्या उसमें अंकित करवाते हैं, आधार नंबर डालते हैं, तो आपको ये 200 रुपया का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आधार नंबर नहीं डालते हैं, आधार नंबर नहीं देते हैं, तो आपको हर अलग अलग जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप चारों पोस्ट भर रहे हैं, 4 पोस्ट भर रहे हैं, तो आपको 800 रुपया अलग से बायोमेट्रिक के लिए जमा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ बोला गया। अगर आप आधार नंबर देते हैं तो आपको ये अलग से एक्स्ट्रा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ अगर मान लीजिए जनरल से है, सामान्य से है, 750 रुपया, महिला है तो आपको 200 रुपया पड़ेगा। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो 200 रुपया अलावा आपको वो सब देना पड़ेगा, ठीक। एक बात यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान देने की बात है। जो बात ये है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से भरते हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से महिला अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, ठीक है, आरक्षित महिला अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और भविष्य में देखा जाता है कि आरक्षण का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ त्रुटि की वजह से आपका आरक्षण का दावा वहां पर नहीं मिलता है, तो कंसेशनल फी जो बनेगा उसके आधार पर क्या आपका रद्द किया जा सकता है। वही बोला गया है कि आप जो जनरल जो अनारक्षित जो कोटा है उसी का फी जमा करें, उससे क्या होगा कि आपका जो सदस्यता है, आपका जो अभ्यर्थी है वो बचा रहेगा। यहाँ पर ये बात मेंशन किया गया। और अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 में जो यहाँ बात कर रहा है वो कि ऑनलाइन आवेदन का तिथि कब है, जो कि आप लोग को पता है 15 जनवरी से शुरू होगा और 28 जनवरी तक चलेगा। तो आप लोग को सर्टिफिकेट वगैरह अभी तैयार करना है 5 दिन में, और उसको फिर फॉर्म की प्रक्रिया को शुरू करना है। और एक बात यही, फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी कार्यालय नहीं भेजना है, लेकिन हार्ड कॉपी कार्यालय नहीं भेजना है, लेकिन आपको सभी जो सर्टिफिकेट फिल करोगे उसके बाद जो लास्ट में जो फॉर्म मिलेगा ना भरा हुआ, ठीक है, उसको आप लोग को डाउनलोड करके रख लेना है। एप्लीकेशन को फॉर्म जो है सबमिट करने के बाद डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। उसके अलावा भी आप जितना भी फॉर्म फिल करोगे उसको PDF फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट जो लिंक दिया गया है, जो सेक्शन दिया गया है वहीं पर आपको अपलोड करना है ध्यान से। और बात यह है कि आप जब फॉर्म फिल करोगे तो त्रुटि नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना। पहला सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान आप जो चीज़ ध्यान से भरने का है उसको ध्यान से भरोगे, गलती नहीं करना है। गलती नहीं करना, क्योंकि अगर गलती कर लिए तो फिर आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। तो रिफंड करने से पहले, मतलब पेमेंट के सेक्शन जाने से पहले आप पूरी तरह से गलती वगैरह चेक कर लोगे। एक बात और यहाँ बात दिया गया कि अगर मान लो आप किसी कारण से कुछ गलती कर ली है, ठीक है, कुछ किसी कारण से आपका गलती हो गया, तो ऑनलाइन आवेदन का अंतिम डेट से पहले क्या करना है आपको, फिर से फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और उससे पहले क्या करना है आपको, आपने लॉगिन करके उसको कैंसिल कर देना, उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देना, ठीक है। कैंसिल करके फिर से नया फॉर्म भरना और फिर से पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान देना है कि आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो यूजर नेम और पासवर्ड जो मिलेगा ना, उसको ध्यान से सेव करके बढ़िया से रखना है, क्योंकि वही आपके फ्यूचर के लिए हमेशा काम देगा, ठीक है। ये सब बात बताई गई इसमें। और साथ साथ कि अगर इंटरनेट बैंकिंग में कोई व्यवधान की वजह से पैसा का कोई दिक्कत होता है तो BPSC उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। और फोटो खिंचाएगा तो उसमें अच्छा कैम जो स्पष्ट तस्वीर जो वेब कैम के माध्यम से खींचा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में जो हस्ताक्षर है वो भी स्कैन करके आप लोग को अपलोड करना है। बढ़िया सा सुसज्जित दिखना चाहिए, सुस्पष्ट दिखना चाहिए, ऐसा यहाँ बात कहा गया। साथ साथ जब आप आवेदन करने के दौरान जो आप सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे ना, उसमें ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और एप्लीकेशन नंबर बढ़िया से मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। भरने के बाद आपको ये ध्यान रखना है।
उसके बाद हार्ड कॉपी को डाउनलोड करके आपको रखना है, जो कि आपको काम देगा। मूल प्रमाण पत्र जब आप वेरीफाई कराओगे उस समय आपको काम देगा। तो उम्मीद है इसमें जितनी भी चीज़ें बात कही गई है सारी चीज़ों को मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करके बताएं मुझे। कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा तब तक के लिए मतलब अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।